नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। क्या बांकीपुर में बीजेपी की हार की वजह सच में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना था या इसके पीछे संगठन की कमजोरियां और प्रशांत किशोर की रणनीति जिम्मेदार रही? दूसरा जो विषय होगा जिस पर आज हम बात करेंगे, हार के बाद बीजेपी के आत्ममंथन में आखिर कौन कौन सी बड़ी चूक जो है वो सामने आई है। और तीसरा जो हमारा विषय होगा वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाए जाने के पीछे सिर्फ संवैधानिक मजबूरी थी या एनडीए की कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति। इन सभी सवालों का जवाब समझेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राम बंधुवस जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग अनंत सिंह के बयान से ही शुरू कर लेते हैं। जिस तरह से वो लगातार इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि जनता मानती है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया है, इसलिए लोगों ने एनडीए को वोट नहीं दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में बांकीपुर में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई उसकी वजह जो है वो सिर्फ नीतीश कुमार को हटाना था? अगर चुनावी इतिहास भी अगर हम देखें तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है। 2015 में भी जब नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ थे और पूरे बिहार में उनकी लहर थी, तब भी बांकीपुर सीट जो है वो बीजेपी ने बड़े अंतर से जीती थी। यानी इस सीट पर सिर्फ नीतीश फैक्टर से जीत हार तय नहीं होती रही है आज तक। तो फिर बीजेपी क्यों हारी? और कई जानकार ये भी कहते हैं कि पार्टी के अंदर की खींचतान, बड़े नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस और जिस तरह से सामने भी अभी आया, जो मीटिंग हुई, जो मंथन हुआ, कार्यकर्ताओं में नाराजगी नजर आई, कमजोर उम्मीदवार, सवर्ण वोटों में नाराजगी और सबसे बढ़कर प्रशांत किशोर का जो मुद्दों पर केंद्रित आक्रामक अभियान जो थे उन पर चर्चा हो रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये वाकई नीतीश कुमार को हटाने से बीजेपी हारी है या फिर हार की जो असली वजह है वो संगठन की कमजोरियां और प्रशांत किशोर की रणनीति थी? देखिए, नीतीश कुमार का हटाए जाना उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी हैंडल कर रही है जदयू को। एक ये भी मैसेज गया है नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है, इसके यथार्थ को जनता समझती है। उनके जो मूल जनाधार वाले लोग हैं वो जानते हैं। उनको जो मूल अभी तक जो गुस्सा है उन लोगों के मन में वो ये है कि जदयू को बीजेपी हैंडल कर रही है जदयू के दो नेताओं के जरिए। ये कितना सच है कितना झूठ ये एक अलग विषय है, लेकिन आम लोगों में एक मैसेज गया है और इसको लेकर के गुस्सा है। और उस गुस्से का प्रतिफल इतना रहा कि स्वयं निशांत कुमार जब प्रचार करने के लिए गए, उसके बावजूद भी कुर्मी समाज का वोट भी उन्हें नहीं मिला। मात्र 2-3% से अधिक कुर्मी समाज, जो उनकी जो भी जनसंख्या हो, उसका मात्र 2-3% से बीजेपी उम्मीदवार को मिल पाया। से सब प्रशांत किशोर जन स्वराज के पास गया। और शेष जो अन्य जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो एक मैसेज है कि जो मौजूदा जदयू है उसको बीजेपी हैंडल कर रही है। और दूसरी बड़ी बात जो पहले भी आपके साथ चर्चा में हम एक और मुद्दे पे हम लोग चर्चा किए थे कि निशांत कुमार के नेतृत्व को उभारा नहीं गया। जब निशांत कुमार एक नेता के रूप में नहीं है, आम लोगों में ये मैसेज है ही नहीं कि जदयू निशांत कुमार के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, जदयू का निर्णय निशांत कुमार का निर्णय है, ये है ही नहीं। और उसी का प्रतिफल है कि स्वयं निशांत कुमार चुनाव प्रचार में आए, उसके बावजूद भी जो जदयू का जो मूल जनाधार है वो भी एनडीए उम्मीदवार के पास नहीं गया। ये उसी का प्रतिफल है। लेकिन जो हार जीत, देखिए, अगर जदयू का जो वोट बैंक है वही सफलता की कुंजी है। वो अति पिछड़ी जो जनसंख्या है वो 34-35% है। उसके अतिरिक्त कुर्मी है, कुशवाहा है, इन लोगों की जनसंख्या अतिरिक्त है। तो ये अगर बच जाता तब तो बीजेपी का जो गढ़ है वो बच जाता, चाहे वोट का अंतर चाहे जो भी हो, या जन स्वराज को महागठबंधन का वोट चाहे जो भी मिले। लेकिन अगर जदयू का जो जनाधार है अगर एकजुट रहता तो भी बीजेपी जीत जाती। अब लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। दूसरी बात यह है कि बीजेपी का जो अपना जनाधार है वो भी हर जगह खिसक गया। उसका कारण ये रहा कि बीजेपी के जो नेता हैं, अब नेताओं में, बीजेपी के नेताओं में एक मैसेज है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अनुशासन का भय दिखा करके डमी कल्चर को प्रमोट कर रही है। हर जगह डमी कल्चर। ये नाराजगी केवल उम्मीदवार को लेकर के नहीं थी, बड़े बड़े पदों पे जो जिस तरीके से नेतृत्व दिया जा रहा है उन लोगों में उसके कारण भी नाराजगी है।
देखिए, पहले भी हमने चर्चा किया था कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बिहार में कोई उत्साह नहीं है। जबकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि बिहार का कोई नेता बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो, उसका अध्यक्ष बने, ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे कोई उत्साह नहीं है। तो ये दिखाता है कि यहाँ के जो नेता हैं, जो जिनकी वास्तव में जमीन पे पकड़ है, या जो कार्यकर्ताओं से जिनका मूल सरोकार है, संवाद है, वो कहीं ना कहीं नाराज है। और उसका प्रतिफल ये रहा कि बीजेपी की जो मूल खासियत थी, या जिस खासियत के बदौलत वो बार बार जीती थी, जो न कांग्रेस में है, न पहले जन स्वराज में माना जाता था, वो था संगठन, जमीनी स्तर का संगठन। इस बार तो जमीनी स्तर का संगठन जो बीजेपी का था, वो ऐसा था कि वो अपने वोटरों के पास पर्ची तक नहीं पहुंचा पाए थे। उनके बहुत सारे वोटर थे, उनके पास उनका पर्ची भी नहीं पहुंच पाया था। पहले ऐसा, इससे पहले अब तक वो होता था कि पर्ची तो पहुंच ही जाता था, लोग भी पहुंचते थे, पोलिंग एजेंट या जो उनके कार्यकर्ता हैं, कि मतदान देने के लिए घर से निकाल के और मतदान केंद्र तक ले जाने का जो उनकी मूल खासियत थी, वो गड़बड़ा गई। और वो गड़बड़ाने का कारण ये रहा कि जो उनके नेता हैं, वो भले ही पार्टी के या राष्ट्रीय अध्यक्ष के दबाव में क्षेत्र में प्रचार तो कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को प्रमोट नहीं कर रहे थे। तो इसी के कारण बीजेपी लड़खड़ा गई। और जितने भी नैरेटिव है, चाहे भरत तिवारी का नैरेटिव हो या यूजीसी का नैरेटिव हो, पहले बीजेपी में जो नेता थे और अपने जो कार्यकर्ता थे, उनके जरिए एक संवाद का कार्यक्रम होता था। वो ब्रीफ करती थी कि देखिए, नेतृत्व ये चाहता है, भरी ये मैसेज जा रहा है। यानी जिस निर्णय से लोग नाराज हैं, उसकी नाराजगी के दूर करने के लिए एक संवाद का कार्यक्रम चलता था। 2024 से बिहार में कार्यकर्ता और नेता के बीच संवाद का कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं है। सब खानापूर्ति होता है, बीजेपी के पार्टी ऑफिस में आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये सोशल मीडिया पे बोलना, ये सब होता रहा। लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो जो कार्यकर्ता जो अगर किसी के घर जाते हैं, तो घर वाले उन पे अपना सरकार के प्रति जो नाराजगी है, उस नाराजगी का शिकार होना पड़ता है। उन कार्यकर्ताओं को पहले ब्रीफ किया जाता था, तर्क बताई जाती थी, आप जाइए और बताइए कि ये मसला है, इसमें सरकार ये चाहती है, और इसका गलत तरीके से जो विपक्षी पार्टी है, वो इसको इस रूप में प्रेजेंट करती है। ये जो प्रयास होता था, वो जो प्रयास है, वो अपने आप में इस बार नहीं हो पाया। देखिए, इस बार यूजीसी का मसला है। इससे पहले 2015 में भी 15-16 में ST/SC एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को केंद्र सरकार ने बदला था। तो वो भी एक मसला था, वो भी एक ऐसा ही मसला था। लेकिन उस वक्त उनके जो कार्यकर्ता थे, वो जो नेता थे, वो लोगों से संवाद किया करते थे। उसका प्रभाव उतना नहीं हुआ जितना इस बार हुआ। इसीलिए चाहे आप जो भी कहिए, चाहे जेएनजी का आंदोलन कहिए, भरत तिवारी है, यूजीसी का मसला है, या मुद्दे हों, या जितने भी सारे मुद्दे हैं, इसलिए हावी हो गए क्योंकि जनता के बीच, वोटरों के बीच कोई कार्यक्रम नहीं, संवाद का कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया। दूसरी बात यह है, प्रशांत किशोर के जहां तक मुद्दों की बात है, प्रशांत किशोर का फेस वैल्यू इसमें काम किया। प्रशांत किशोर में इतनी ताकत है कि उनका संपर्क हर पार्टियों में है। वो बीजेपी के नेताओं से, वो कांग्रेस के नेताओं से, आरजेडी के नेताओं से फीडबैक लिया करते थे कि असली नाराजगी कहाँ है, किन किन नेताओं में है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से नेता हैं जो जमीन पे सक्रिय नहीं है। उनके जो मुद्दे हैं, वो जो मुद्दे बोलते हैं, उससे ज्यादा बड़ी भूमिका उनके उस संवाद से है जो दूसरे पार्टियों के नेताओं से करते रहते थे। तार वहां पे जुड़ा हुआ है, और जमीनी स्तर पे बीजेपी का कोई प्रचार नहीं हुआ। जो उनके 40 चुनावी महारथी आए, जो उनके कार्यकर्ता थे, उन्हीं चुनावी जो महारथी थे, उनके भीड़ भरने में उनका उपयोग होता रहा। लेकिन घरों तक जाके पर्ची बांटने में कोई नहीं गया। इसके ठीक विपरीत आप जदयू की बात भी देख लीजिए। जदयू में ये जो मैसेज है, देखिए, बांकीपुर तो हो गया, लेकिन बीजेपी के लिए मेरी समझ से एक अस्थायी चिंता का विषय है। बीजेपी की बिहार में सरकार तभी बनती है जब उनके साथ नीतीश कुमार का जनाधार जुड़ता है। अब नीतीश कुमार का जो जनाधार है, उसके पास ये संकेत है, उसके पास ये मैसेज गया हुआ है, उनके दिलों में बसा हुआ है कि जदयू को अब बीजेपी हैंडल कर रही है, निशांत कुमार हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो ये आने वाले चुनाव में भी जो चुनौती है, वो कमेगी नहीं। अपनी पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बीजेपी मना सकती है, या अनुशासन का भय दिखा के उनको हासिल पे भी ला सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो जदयू का जो जनाधार है, जो ये मानता है कि वो एनडीए में इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार है, उन्हें बताना पड़ेगा कि निशांत कुमार है, इसलिए आप आइए। और यानी कि निशांत कुमार के नेतृत्व को उभारना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैसेज जाना चाहिए कि केवल 2 नेता निशांत कुमार को हैंडल कर रहे हैं।
निशांत कुमार भी जहां घूमते हैं उन्हीं दोनों के साथ, और नीतीश कुमार भी जहां जाते हैं उन्हीं दोनों के साथ। ये जो छवि है, इस छवि को ब्रेक करके निशांत कुमार के छवि को एक नेता के रूप में उभारना पड़ेगा। और निशांत कुमार का अगर नेतृत्व वास्तव में उभरा और फिर वो अगर एनडीए में रहे, तब ये हमेशा सत्ता में बीजेपी रह सकती है। वरना आने वाले समय में मुझे लगता है कि बीजेपी की जो असली चुनौती है ये वही होने वाली है। और तो कई तरह की बातें हैं, जैसे कि चुनाव से पहले ही प्रशांत किशोर और राहुल गांधी में संवाद हुआ था। राहुल गांधी ने कहा था कि आप लड़िए, हम चाहेंगे कि जो विपक्षी पार्टी है इनके वोट में कोई बिखराव नहीं हो। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि जितना आश्चर्य प्रशांत किशोर के बांकीपुर जीतने में है, मुझे उतना ही आश्चर्य चुनाव में खुद खड़ा होने के उनके निर्णय से भी है। क्योंकि प्रशांत किशोर कोई सामान्य व्यक्ति है नहीं। उनको ये पता है कि अचानक किसी एक मजबूत जातिगत समीकरण में आ जाना और वहां से चुनाव लड़ लेना, अपना चेहरा झुक जाना, इसका मतलब क्या है। तो वो नामांकन से पहले सभी नेताओं से कई बार जहां जहां उनका संपर्क था, निर्णय लेकर के और इस तरीके की वो रणनीति बनाए हैं। और यही कारण है कि जो हर जगह की जो नाराजगी रही, उन नाराजगियों को जुटता करके और फिर वो चुनाव आसानी से जीत गए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी बताया, प्रशांत किशोर का जो छवि है वो अगर हारते चुनाव तो ये बड़ी बात होती उस वक्त। और लगातार जैसे समीकरण बांकीपुर में हम डिस्कस भी कर रहे थे, और बांकीपुर में हार के बाद बीजेपी भी अब खुलकर आत्ममंथन में जुट गई है। सम्राट चौधरी की समीक्षा बैठक में ये माना भी गया कि पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में रही और प्रचार देर से शुरू हुआ। प्रशांत किशोर पहले ही नैरेटिव जो है वो सेट कर चुके थे। 50 से ज़्यादा विधायक लगाए गए, लेकिन बूथ तक पहुंचने के बजाय बैठकों में ही ये व्यस्त रहे और टिकट बदलने से गलत संदेश गया। सोशल मीडिया पर विपक्ष को जवाब नहीं मिला। कमज़ोर उम्मीदवार, सवर्ण नाराज़गी और जेनजी का गुस्सा भी भारी पड़ा। जिस तरह से लगातार ये चर्चा हो रही है कि अब संगठन में जवाबदेही करने की तैयारी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने हार से सही जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो उम्मीदवार को लेकर के जो चर्चा है, जो डमी है, हाँ। तो यहाँ तो एक बीजेपी के इतिहास में हुआ कि नामांकन करके नामांकन वापस लिया गया। दूसरे बार जो नीरज कुमार आए तो इनको डमी बताया गया, जिस तरीके से बोल नहीं पा रहे थे या इनकी उम्र को लेकर के। लेकिन डमी की परिभाषा सिर्फ इतनी नहीं होती है। अगर 50 साल का उम्मीदवार है और फराटेदार तरीके से बोले तो भी वो डमी हो सकता है। जो डमी कल्चर है बीजेपी में, जो पिछले 2-3 सालों में उभरा है, चाहे वो अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, आप बिहार की छोड़ दीजिए, दूसरे राज्यों के भी जो मुख्यमंत्री हैं, अगर आप मोहन यादव को मानेंगे मध्य प्रदेश में, वो भी डमी ही हैं। तो नीरज सिन्हा को लेकर के नहीं, नीरज सिन्हा का जो निर्णय था वो डमी कल्चर का चरम था। बिहार बीजेपी के जो नेता हैं, कदावर नेता हैं, कई जितने सारे बड़े नेता हैं, उनको लगा कि अब तो इस कल्चर का हद हो गया। अब हर जगह पे अपने तरीके से उनका निर्णय हो रहा है। तो इसको लेकर के अच्छी खासी नाराजगी थी। बिल्कुल सर, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और पंचायती राज मंत्री हैं दीपक प्रकाश, अब राज्यपाल कोटे से बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं और मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना ज़रूरी था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सरकार ने तेज़ी भी दिखाई। बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार से इस्तीफा लिया गया और उनकी जगह दीपक प्रकाश को मनोनीत कर दिया गया। इससे फिलहाल संवैधानिक संकट तो टल गया है और आरएलएम की जो एनडीए में अहमियत भी है वो भी बनी रही। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ संवैधानिक मजबूरी में ये फैसला लिया गया या एनडीए में सहयोगी दलों को साधने की बड़ी राजनीतिक रणनीति भी है। और सवाल ऐसे में ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी नाराज क्यों नहीं करना चाहती। जिस तरह से लगातार उनकी बातें मानी जा रही है, उनको इतनी अहमियत दी जा रही है, राज्यसभा भेजने से लेकर बेटे को मंत्री बनाए रखने तक। अगर मतलब जो हम लोग लगातार इस बात पे डिस्कस भी कर रहे थे कि हो सकता है तो उनकी पत्नी को भी इस पोजीशन पे, मंत्री के पोजीशन पे लाया जा सकता था या आरएलएम के अन्य नेताओं को भी, लेकिन उनके बेटे के लिए एमएलसी की सीट खाली कराई गई
और फिर लगातार ये भी एक चर्चा आई कि ब्राह्मण और भूमिहार वोट बैंक जो है बीजेपी का वो नाराज है इस वजह से कि देवेश कुमार को फिर से इस्तीफा देना पड़ा। मतलब लिस्ट है इसकी जिसकी नाराज़गी की बहुत सारी वजहें हैं। इस समाज की सवर्णों में नाराज़गी की कई वजहें सामने आ रही हैं, उसमें एक और ऐड ऑन हो गया है ये देवेश कुमार का इस्तीफा जिस तरह से उनसे लिया गया और दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए रखने के लिए एमएलसी बनाया गया। तो क्या लग रहा है, क्या कोई राजनीतिक रणनीति है और उपेंद्र कुशवाहा से कोई इतना बड़ा जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को मनाए रखने के लिए, साथ रखने के लिए बीजेपी तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है, ऐसा क्यों है? देखिए, स्वयं उपेंद्र कुशवाहा जब राज्यसभा गए थे तो विवेक ठाकुर के सीट पे गए थे। और अब उनके जो पिता हैं वो देवेश कुमार के सीट पे एमएलसी, उनके जो बेटा हैं वो देवेश कुमार के सीट पे जी एमएलसी बनने जा रहे हैं। तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही जाति के सीट पे गए हैं। अब हालांकि जो देवेश कुमार का जो त्याग पत्र है और दीपक प्रकाश का एमएलसी बनना राज्यपाल कोटे से, ये तय हो चुका था कुछ दिन पहले, लेकिन ये जो निर्णय हुआ वो मतदान के बाद आया। अगर मतदान के पहले आता, हो सकता था ये भी एक नाराजगी का कारण बन जाता। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज गया है। देवेश कुमार जी का अभी कार्यकाल बचा था, वो मार्च तक 6 महीने का 6 महीने का लगभग कार्यकाल बचा था और ऐन वक्त पे उनको हटा दिया। क्या 6 वक्त का अपना एक अच्छा कार्यकाल माना भी जाता है। दूसरी बात है कि जो हर हाल में उपेंद्र कुशवाहा की एक जिद थी कि अपने बेटे को मंत्री बनाए रखना, तो इसके एक कारण ये भी है कि शायद परिवार में भी एक असंतुलन है, आपसी पारिवारिक सदस्यों का भी एक टकराव है कि चाहते हैं लोग कि बेटी की कुर्सी, बेटी की सदस्यता हर हाल में बनी रहे। तो ये भी एक कारण है, आंतरिक कारण भी है। दूसरी बात बीजेपी का अगर आप कारण देखेंगी तो बीजेपी इस चुनाव से तो इतनी बात समझ में आ गई कि कुशवाहा समाज का वोट केवल सम्राट चौधरी के चेहरे पे ले जाना अब बीजेपी के लिए मुश्किल है। फिलहाल बीजेपी उस स्थिति में नहीं है कि सम्राट चौधरी के बदौलत आप शेष अति पिछड़ी जाति या कुर्मी कोरी धानु की बात तो छोड़ दीजिए, केवल कुशवाहा कोरी समाज का भी वोट नहीं ले सकते हैं। इसलिए बीजेपी अब कोई अपनी क्षेत्रीय पार्टी को जरा भी नाराज करना नहीं चाहेगी। हाँ, एक वक्त था जब बीजेपी चाहती थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी का विलय कर दें और विलय कर देने के बाद चाहे वो जो ले लें। अगर वो पहले विलय कर देते तो ऐसा भी संभव था कि बांकीपुर सीट से उनके बेटे को टिकट दे दिया जाता। लेकिन वो भी मौके का तकाजा देखे, जब वो विलय वाली बात पे उपेंद्र कुशवाहा ने हामी भरी थी, उस वक्त नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाएंगे। नीतीश कुमार के छोड़ने के बाद जो एक संभावना बनी है अति पिछड़ी जातियों में, पूर्वी कुशवाहा समाज में, इसका भरपूर लाभ अब अपनी पार्टी को कायम रख करके, सुरक्षित रख करके उपेंद्र कुशवाहा उठाना चाहते हैं। अब स्थिति ये है कि बीजेपी की स्थिति ये है कि जब अपने ही आधार वोट बैंक पे उनकी जो नियंत्रण है वो नियंत्रण अब खोने वाली स्थिति में आ गई है, तो जो नीतीश कुमार जो जदयू का जो जनाधार था उसको लेकर के अब बीजेपी के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। यही कारण है कि वो हर क्षेत्रीय पार्टी का जो प्रेशर है वो मान रही है। उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार को लेकर के वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी मंत्री बन जाए और इससे उनका बेटा का एक पक्ष निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजनीति है जब तक वो अपने बेटे को नहीं देंगे तब तक उनकी पार्टी का भविष्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और ये बात वो किसी न किसी तरीके से निशांत कुमार और जदयू को लेकर के बोले ही हैं। उपेंद्र कुशवाहा हैं वो जो सबसे धारदार तरीके से बोले थे कि अगर निशांत कुमार को नीतीश नहीं लाएंगे तो उनकी पार्टी जदयू बर्बाद हो जाएगी। और ये बात वो बोले भी हैं कि क्या हम पार्टी को तोड़ दें, पार्टी को खत्म कर दें। तो उनको अपने बेटे को लाना था, अब पत्नी को हटा के लाएं या किसी तरीके से लाएं। तो लिहाजा उनकी पत्नी हटी नहीं और उनके बेटे को आना था, नहीं आते तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में उत्तराधिकारी को लेकर के अन्य नेताओं के बीच एक तनाव हुआ भी। इनके 3 नेता लंबे समय तक बागी रहे। खैर उस वक्त तो बात चल रही थी कि बीजेपी में कहीं चले न जाए, बीजेपी में शामिल न हो जाए, इसीलिए उन बागी 3 नेताओं को बीजेपी ने महत्व नहीं दिया। खैर अब देखिए, केवल उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, जिस तरीके से बीजेपी की स्थिति है, हो सकता है कि चिराग पासवान का भी कोई अतिरिक्त दबाव हो सकता है कि जीताराम मांझी भी अन्य तरीके की आने वाले समय में बार्गेनिंग के मूड में आए। तो अपने क्षेत्रीय अपने सभी सहयोगी दलों को एक साथ रखना अब बीजेपी के लिए चुनौती बन चुकी है।
बिहार में भी चुनौती है, बिहार के बाहर भी चुनौती है, क्योंकि बात सिर्फ बांकीपुर का नहीं है। दतिया में मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव हारे हैं, वो भी अपने ही लोगों के कारण हारे हैं। बांकीपुर और दतिया, ये दोनों चुनाव हारने का कारण बीजेपी के अंदर ही कहीं न कहीं गड़बड़ी है। और उस स्थिति में बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों को अब अलग नहीं करना चाहती है, इसलिए वो सबको समेट के रखना चाहती है। हाँ, इसको लेकर के नाराजगी है। देवेश कुमार के त्यागपत्र देने से या उनसे त्यागपत्र लेने से एक नाराजगी है। और सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी के लिए जो एक नई चुनौती यह है कि पहले अगर कुछ होता था, अगर एक बार वोट हो गया या बीजेपी के जिस नेता को लेकर के जनता में नाराजगी रहती थी, अगर या तो उनका त्यागपत्र होता था या वो चुनाव हार जाते थे, लोगों के दिलों से भड़ास निकल जाता था। अब वो स्थिति नहीं है। बांकीपुर चुनाव हारने के बाद भी आज के डेट में भी बीजेपी के जो समर्थक हैं, उनकी जो नाराजगी वो गायब नहीं हुई है। और उस पर ऊपर से एक देवेश कुमार का इस्तीफा हो गया। और ये अब देखने वाली बात है कि जो अपने लोग हैं, उनको बीजेपी कैसे संदेश देगी, ये कैसे संदेश देगी? क्या देवेश कुमार को कोई नई भूमिका मिलाएगी, कोई नई जवाबदेही वाली भूमिका मिलाएगी? क्योंकि जब वो त्यागपत्र देकर के निकल रहे थे, उस समय मीडिया वाले उनसे सवाल पूछ रहे थे, वो उनका एक ही जवाब था, नो कमेंट। मतलब कि वो ऐसा नहीं था कि प्रसन्न थे, वो दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन पार्टी अनुशासन के तरफ से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो वो उनके चेहरे पे और उनके नो कमेंट्स वाले शब्दावली में जो दबाव था, वो दबाव था और लोगों ने महसूस किया है। अब बीजेपी इसको कैसे मैनेज करती है, ये देखने वाली बात है। बीजेपी कार्यालय में जो मंथन हुआ बिहार में बांकीपुर हार का, वो सीधा सपाट जो कारण बताया है, वो नहीं है। ये नहीं है कि देखिए, बूथ तक नहीं जाना कोई लापरवाही नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बीजेपी के कार्यकर्ता पर्ची नहीं बांटने गए, वो इतने लापरवाह हो गए, या ये इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि अब तो हर हाल में चुनाव जीत जाए, तो अतिरिक्त मेहनत क्यों करते। ऐसी बातें नहीं थी। ये नाराजगी था। जो नेता थे, जो 40 चुनावी महारथी थे, जिनके कार्यकर्ताओं पे तालमेल था, जिन कार्यकर्ताओं के साथ, वो लोग एक दिए गए दिशा निर्देश के तहत पर्ची बांटने नहीं गए। तो ये एक नाराजगी का प्रभाव था और एक अपने लोगों की नाराजगी का प्रभाव है। तो अब अपने कार्यकर्ता, अपने नेता और अपने जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, इनकी चिंता बीजेपी को बहुत जल्द करनी पड़ेगी। सर, एक अंतिम सवाल है मेरा। जिस तरह से बांकीपुर उपचुनाव में महागठबंधन के भीतर जिस तरह से मतभेद नज़र आया, मनभेद नज़र आया, कुछ भी इसको कह सकते हैं, जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस दोनों की राह अलग नज़र आई, मतलब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं नज़र आया आरजेडी के उम्मीदवार के साथ, तो क्या आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी यादव से कांग्रेस अलग हो और महागठबंधन की स्थिति बिहार में कुछ अलग देखने को मिले? देखिए, प्रशांत किशोर का बहुत ही बेहतर संबंध राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से। 2025 चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की बातचीत हुई है। तो प्रशांत किशोर की जो राजनीति होगी आने वाले समय में, वो उसके इर्द गिर्द कांग्रेस की भी राजनीति होगी। चाहे वो बिहार में स्वरूप चाहे जो भी हो, जनसुराज अकेले हो या जैसे भी हो, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस और प्रशांत किशोर, ये लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। इस चुनाव में अगर आप देखेंगे तो इस वक्त बिहार के कुछ प्रबुद्ध मुस्लिम समाज के लोग तेजस्वी यादव से चिढ़े हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस चुनाव में चुनाव लड़ने जाएंगे प्रशांत किशोर। इससे पहले प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से बात की थी। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया था कि वो ये प्रयास करेंगे कि विपक्षी पार्टियों का वोट न बटे। विपक्षी पार्टियों का वोट न बटने का मतलब ही था कि आरजेडी का जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट ज्यादा वोट न ला पाए, या वो बिल्कुल जिस तरीके से उनके कैंडिडेट ने प्रचार किया, उदासीन तरीके से, उसी तरीके से हो। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का तो वोट था नहीं। यहाँ प्रमुख जो विपक्षी दल बांकीपुर में भी है, वो अगर केवल कांग्रेस है तो केवल कांग्रेस के साथ, लेकिन ऐसे तो आरजेडी के साथ थी। आरजेडी अगर मैदान में रहे, कांग्रेस रहे, तो ज्यादा वोट आरजेडी को मिलती है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक तेजस्वी यादव के साथ संवाद करके एक स्थिति बनाई थी कि इस चुनाव में विपक्षी पार्टी का वोट न हो, और अघोषित तरीके से ही सही, लेकिन वो वोट जाए प्रशांत किशोर के पास, ताकि बीजेपी की घेराबंदी हो। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि खासकर मुस्लिम वोटों का जिस तरीके से सौदा तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के कहने पे प्रशांत किशोर के लिए किया, उससे यहाँ का जो प्रबुद्ध मुस्लिम समाज के कुछ लोग नाराज हैं। तो
आने वाले समय में तेजस्वी यादव, मुझे लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी की जितनी चुनौती है, वो चुनौती जिस पार्टी की चुनौती नाराजगी से है, वो तो संवाद से हल कर सकते हैं, लेकिन जो मूल चुनौती आरजेडी और जदयू को है, आरजेडी को इसलिए है कि क्या अब ये आरजेडी को समझना पड़ेगा कि बुनियादी तौर पे जो मुस्लिम समाज है वो कांग्रेस का वोटर है, जिनके इशारे पे वो आरजेडी को छोड़ के किसी भी नए नवीनी पार्टी के साथ जा सकती है, वो मूल रूप से आरजेडी के पकड़ में रहने वाली नहीं है। ये एक अस्थाई चुनौती आरजेडी के लिए हो गया। दूसरी बात यह है कि निशांत कुमार के चेहरे पर भी अगर अति पिछड़ी जाति तो छोड़ दीजिए, कुर्मी समाज का वोट नहीं आ पाया, तो ये चुनौती जदयू के लिए है कि अब आने वाले समय में जदयू किस तरीके की राजनीति करेगी या किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करेगी, उसके लिए बहुत चिंता का विषय है। आरजेडी मुस्लिम वोटर और जदयू निशांत कुमार के जरिए अपना पूरा जनाधार, ये जनाधार दोनों पार्टियों का उनके हाथ से फिसल रहा है। यहाँ नाराजगी या नेताओं की नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं है, ये नेतृत्व का संकट है। बीजेपी में तो नाराजगी वाली बात है, नाराजगी हल हो सकता है, अगर जो केंद्रीय अमित शाह या नरेंद्र मोदी चाहे तो नाराजगी हल हो सकता है, लेकिन ये नेतृत्व का जो संकट है वो अब आरजेडी में भी आ गया है और जदयू में भी आ गया है, और ये बहुत गहरा संकट है। अब इस चुनाव ने ये बता दिया है कि बिहार का जो अल्पसंख्यक समाज है वो आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस के पास है, क्योंकि राहुल गांधी के कहने पे यहाँ पे आ गए। दूसरी बात है कि आप रेखा गुप्ता के प्रचार शैली को देख लीजिए, प्रचार के दौरान ऐसे कई दिन हुए जब उनकी गाड़ी पे उनकी पार्टी का झंडा भी नहीं था, उनके घरों में झंडे नहीं थे पार्टी के, उनके घरों में कोई पोस्टर नहीं था, मीडिया वाले उनसे सवाल भी पूछ रहे थे, ऐसे लग रहा था इतनी उदासीनता के साथ वो चुनाव प्रचार की मानो खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो इससे एक अस्थाई झटका आरजेडी को लगेगा निश्चित तौर पे, और जदयू को भी लगेगा। ये दोनों पार्टियों के लिए बीजेपी से ज्यादा चिंता की बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।